डायरेक्ट सेलिंग में अक्सर आम लोग आते हैं और यहाँ पे आके खास बन जाते हैं, लेकिन इस एपिसोड में एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो पहले से बहुत खास थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो डायरेक्ट सेलिंग में आए। बहुत इंटरेस्टिंग है, फिल्मी कहानी की तरह आपको पूरा लगने वाला है, बशर्ते कि आप लास्ट तक बने रहें। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आपने फ्रेंड्स मीट 2024 जो डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा फंक्शन रहता है, इस बार हम 10 फरवरी 2024 तालकटोरा स्टेडियम न्यू दिल्ली में कर रहे हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी बुक कर लीजिए। हो सकता है जब तक इंटरव्यू आप पूरा करें शायद आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिले। बहुत तेज़ी के साथ में रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, बहुत लिमिटेड सीटें बची हुई हैं। पिछले दिनों हमारे मेहमान थे जेपी शर्मा, महागुरु, शुकनी मामा के नाम से आप सब लोग उनको पहचानते हैं। वो एपिसोड अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले उसको देखिए, तभी आपको इस इंटरव्यू का मज़ा आने वाला है। बिल्कुल एकदम सीक्वेंस सेट बैठ जाएगी। सो आइए फिर हम लोग ज़ोरदार तालियों के साथ, पूरे उत्साह के साथ में और पूरी कृतज्ञता के साथ में स्वागत करें जेपी शर्मा जी का। धन्यवाद सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एक बार फिर। थैंक यू। पिछला एपिसोड सबने बहुत इन्जॉय किया, मैंने बहुत इन्जॉय किया। हमने बातचीत की, हम मुंबई के आपके जन्म से चले थे जी, फिर राजस्थान पहुंच गए थे नागौर में और फिर आपके नाटक वाटक देखे हमने और आपका योगा देखा वहाँ पे किसमें, शमशान घाट में और उससे होते होते फिर हम मुंबई में आ गए जी। बैक स्टेज आपने काम किया, वो हमने देखा आपका बैक स्टेज वाला काम। और फिर रामानंद सागर से आप अड़ गए उनके सामने कि ये रोल तो मैं ही करने वाला हूँ जी। और उसके बाद में फिर आप 1998 में आप डायरेक्ट सेलिंग में आ गए, सेमिनार में चले गए। 2010 के बाद में फिर आपने जो वो वाली दुनिया थी, पर्दे वाली दुनिया, उसको बाय बाय बोल के आप डायरेक्ट सेलिंग में आ गए। जी। उससे आगे बढ़ते हैं अभी। जी। आप काम कर रहे थे, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में जाते थे, स्टेज पे कुछ परफॉर्मेंस देते थे। उसके बाद में सीरियस डायरेक्ट सेलर बनना कब शुरू किया आपने, जब सोचा कि नहीं यार ये वाला रोल मेरे लिए सही है? 2017 में। अच्छा। 2017 में जब मैं कंपनियों की कई प्रोग्राम्स करता था, हालांकि अर्निंग अच्छी थी, 3-4 घंटे का अच्छा हैंडसम मैं अमाउंट लेता था। और मेरे लिए प्लस पॉइंट ये था कि फिल्म लाइन से था तो शेरो शायरी और जोशीली लाइनें, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज़रूरी होता है जी। फिर जो सिचुएशन चल रही है हॉल में, स्टेज पे, तो उसको स्पॉन्टेनियस भुना लेना, वो मुझे गॉड गिफ्ट था। तो मेरी वो दुकान भी अच्छी चल रही थी। तो मैं देख रहा था मेरे साथ वाले जो नेटवर्कर हैं वो बड़े अच्छे लेवल पे चले गए। तो मैंने सोचा क्या कारण है। मुझ में भी भगवान ने अच्छी टैलेंट दी है, सब कुछ दिया है मुझे। वो चले गए कहीं और, मैं आज भी वहीं कई कंपनियों का काम कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा काम चल रहा है। और मेरी वाइफ भी परेशान रहती थी, बोलती थी क्या तुम फिल्मी दुनिया छोड़ के इसमें आ गए। तो सर मैंने चिंतन मनन किया और मुझे लगा कि मुझे इसको, जैसे मैं फिल्म लाइन के प्रति सीरियस था, गांव से निकला और मुंबई जैसे शहर में आया, वैसे ही मैंने इसको फिर सीरियसली एक्सेप्ट किया कि मुझे इसको प्रॉपर सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटा मोटा काम नहीं है जी, ये बहुत बड़ा काम है। बहुत बड़ा बोलो तो बियॉन्ड इमेजिनेशन। राइट। तो सर फिर इसको सीरियसली इसकी स्टडी की। उसके बाद एक कंपनी में मैंने बहुत सीरियसली काम करना शुरू किया और आज मैं, मतलब मुझे लगता है मैं खुशनसीब हूँ कि मैं बहुत जल्दी ही आपसे रूबरू हो गया। नहीं देखिए, आपकी शख्सियत बहुत अच्छी है और देखिए मैं ऑनेस्टली अगर बोलूं तो आपके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन आपके जो चाहने वाले हैं ना जी, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। अरे 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 और हमारे अक्सर हर एपिसोड में जी। ये आता था लिखा हुआ जी। कि जेपी शर्मा जी को बुलाइए, सगुनी मामा को बुलाइए, बहुत अच्छे लीडर हैं, शानदार पर्सनैलिटी हैं। तो फिर मैंने नेटवर्क पे ढूंढा जी। और ढूंढते ढूंढते फिर आप तक हम पहुंच ही गए और आपकी पर्सनैलिटी ने वास्तव में मुझे बहुत प्रभावित किया है। थैंक यू सर, थैंक तो अभी डायरेक्ट सेलिंग पे आते हैं सर, जी प्योरली। जी एक देखिए, डायरेक्ट सेलिंग में हमारे साथ में अक्सर होता है जी। कि लोग जुड़ तो जाते हैं हाँ लेकिन वो काम नहीं करते हैं। जी। और अक्सर लोगों की शिकायत है जी टीम तो बहुत बड़ी है, लोग काम नहीं कर रहे हैं।
तो एक व्यक्ति को अगर आपने काम करवाना है तो क्या उसको बताया जाए, क्या उसको दिया जाए कि वो इंडिपेंडेंटली पूरे पैशन के साथ में काम कर सके? वाई आप जिसको भी अपनी टीम में शामिल कर रहे हैं, जिसको ज्वाइन करवा रहे हैं, जी। सबसे पहले उसका वाई क्लियर होना बहुत ज़रूरी है सर। मैं 1998 से आ गया था, लेकिन मेरा वाई क्लियर नहीं था कि क्यों करना है। हाँ, बस लगे हैं, सब चले गए, मीटिंग में बुलाए, मीटिंग में चले गए, फिर अपनी दुनिया में, फिर अपना काम में लगे हुए हैं, शूटिंग चल रही है, फिर उसने फ़ोन किया, अरे भाई आना यार, अरे हाँ आता हूँ, टाइम निकाल के चले गए। तो वो अगर आप इसको ऐसे ऐसे ही लेंगे ना तो ये ऐसे ऐसे ही करेगा। अगर आप इसको सीरियसली करेंगे, अपना वाई क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई बंदा, किसी को आईएएस बनना है तो उसका वाई क्लियर है जी। राइट सर। किसी को इंजीनियर बनना है तो उसका वाई क्लियर है। तो कैसे करवाएं इसको, अगर हम स्टेप बाय स्टेप समझें सर? जैसे मैंने जी आपको ज्वाइन करवाया। जी सर। अब ज्वाइन करवाने के बाद में मैं आपसे ये पूछूं कि आप इसको क्यों करना चाहते हैं, ओके। तो अगर अक्सर ऐसा पूछा जाता है तो सामने वाला उसका कोई बहुत अच्छे से रिप्लाई नहीं दे पाता है, जी या मेरे अंदर में उतना नॉलेज नहीं है कि मैं जी आपका वाई निकलवा पाऊँ, तो जी। क्या स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करना चाहिए? 2-3 चीज़ें अहम होती है सर। एक तो हर एक आदमी का सपना होता है कि उसके पास एक ठीक ठाक बैंक बैलेंस हो, ठीक है। ठीक ठाक रहने लायक घर हो, बच्चों की ठीक ठाक एजुकेशन हो। तो उसको ये क्लियर करना पड़ेगा कि तुम जिस काम में हो, जो व्यवसाय कर रहे हो या जॉब कर रहे हो या जो कोई भी XYZ कोई भी काम कर रहे हो, जी। उसमें क्या आने वाले समय में ये सब चीज़ें, ये तो मैंने 3 ही चीज़ें बताई है। अब उसमें घूमना फिरना भी आ जाता है, जी। उसमें ब्याह शादी भी आ जाती है, सम्मान भी आ जाता है। सम्मान भी आ जाता है। तो क्या ये जो तुम कर रहे हो, इसमें ये सब कुछ संभव है? नहीं है। यहाँ तुम अभी तुमको जो मिल रहा है, अब तुम सोचो कि भाई तुम्हारा, अगर मैं कोई जॉब वाले की बात करूं, जैसे किसी की 25,000 सैलरी, तो अगले साल उसकी सैलरी 50,000 नहीं हो सकती। माना जाता है कि 10% इंक्रीमेंट मिलता है, राइट सर? लाख नहीं हो सकती। तो उसका वाई क्लियर करना पड़ेगा कि यहाँ पे तू अगर मेहनत करे तो तेरी 10,000 की इनकम लाख रुपए होने में 12 महीने से ज्यादा नहीं लगेगा टाइम, अगर तुम ढंग से काम करो तो। और वाई, आज महंगाई बढ़ती जा रही है और महंगाई के अगेंस्ट में सैलरी उतना नहीं बढ़ती है। तो अपना जो गरीबी और जो अपना तरक्की का जो गैप है वो वही रहता है। हमें लगता है यार मैं 30,000 पे चला, अरे 30,000 पे चला जाएगा बावले, तब तक बहुत सारा तेल, धनिया, मिर्च, हल्दी, इनके भी तो भाव बढ़ने वाले हैं। तो उसको वाई क्लियर करना पड़ेगा कि ये तुम्हें इसलिए करना है कि तुम अपना काम करते करते यहाँ अपने वो सपने पूरे कर सकते हो जो शायद तुम देखने का दुस्साहस भी नहीं करते हो क्योंकि तुम्हारे पास समय नहीं रहता। तो मतलब उसके पहले तो सपने जगाने भी पड़ेंगे, अगर उसके मर गए हैं जी, तो उसके सपने जगाएं और फिर ये दिखाएं कि यहाँ से पूरे हो सकते। यस बिल्कुल सही। आप इसमें करेक्ट करना सर, अगर सही हूँ तो। मेरा ये और मानना है कि अगर किसी व्यक्ति का कोई इमोशनल ड्रीम कनेक्ट हम लोग करवा पाए कि भी, क्योंकि हर व्यक्ति की जिंदगी में से कुछ न कुछ तो तकलीफें हैं, पीड़ाएं हैं। मैं अगर अपनी बातचीत करूँ, मैं डायरेक्ट सेलिंग में क्यों आया जी, क्योंकि मेरी एज बहुत ज़्यादा नहीं थी, 26-27 साल की उम्र थी। तो उस समय मेरी मदर एक्सपायर हो गई, और मदर एक्सपायर हुई उससे पहले बहुत बीमार रहे। हमने उनको किडनी उनकी खराब हो गई थी दोनों, और हमने 1 साल तक उनका ट्रीटमेंट करवाया, डायलिसिस करवाया। और उस समय मैंने ये महसूस हुआ कि ज़िंदगी में पैसे की बहुत इम्पोर्टेंस है। और उसके कुछ समय के बाद में जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया और मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ लोग बहुत सारा पैसा बना रहे हैं जी, और फिर मुझे लगा यार ईमानदारी से पैसा अगर बनाना है तो इससे बढ़िया काम नहीं हो सकता। हालांकि किसी ने मेरा वाई क्लियर करवाया नहीं जी, लेकिन वो मेरा कनेक्ट हो गया कि यार मुझे पैसा चाहिए ईमानदारी से, क्योंकि ताजी घटना हुई थी, मदर एक्सपायर हो गई थी, पैसे की वजह से मैं इलाज नहीं करवा पाए, और मेरा वाई क्लियर हो गया कि यहाँ से मैंने बहुत सारा पैसा कमाना है जी। तो मुझे ऐसा लगता है हर व्यक्ति की जिंदगी में कुछ न कुछ ऐसी चीजें हैं, दुख तकलीफें हैं। किसी को मान सम्मान नहीं मिला, किसी को बेइज्जत करके किसी ने निकाल दिया, कोई पढ़ाई लिखाई में कोई अच्छा नहीं कर पाया, या किसी का कर्जा है किसी के ऊपर में, कोई चाह रहा है कि वो अपनी पत्नी को कुछ दे, अपने फादर के लिए कुछ करे। तो वो अगर हम कनेक्ट करवा दें तो मुझे लग रहा है कि वो उसके लिए एक ताकत बन जाती है। बिल्कुल सर, ये वाई में ये सारे पॉइंट आ जाते हैं। और इमोशनल पॉइंट तो ऐसा है सर जी कि कहते हैं जैसे धर्म एक अलग सी एक चीज होती है, वैसे इमोशंस भी एक अलग सी चीज है। और इमोशनल तार अगर किसी का छिड़ जाए ना
तो सर वो फिर बारूद बना देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। मैं अक्सर इसमें एक एग्जांपल देता हूँ महात्मा गांधी जी का, जी कि महात्मा गांधी जी ने देश की आज़ादी के लिए बहुत सारा काम किया, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इमोशनल कनेक्शन ये था कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रेल यात्रा कर रहे थे और अंग्रेजों ने उनको ट्रेन से बाहर निकाल दिया था। जी तो शायद गांधी जी ने एक कमिटमेंट किया था कि तुमने मुझे ट्रेन से बाहर निकाला है, मैं तुम्हें हिंदुस्तान से बाहर बाहर निकाला। निकाल, बिल्कुल तो वो उनका एक पर्सनल कनेक्शन बन गया था उस चीज से, और मुझे लग रहा है कि उसने बड़ी ताकत दी होगी गांधी। ये सर डेफिनेट सर, पर्सनल कनेक्शन देश के साथ पूरा, मतलब देश उसके साथ खड़ा हो गया, वो इतना Yes. तगड़ा इमोशंस था। Yes, yes. जी जी दैट्स ग्रेट। जी व्यूअर्स के कुछ प्रश्न लेता हूं प्लीज सर। प्लीज। मिस्टर यूनिक अनिल का प्रश्न है, अदर फील्ड में कामयाब लोगों को इस इंडस्ट्री की जरूरत का एहसास कैसे दिलाएं? ओके सर, स्वामी विवेकानंद जी की एक ब्रिटिश महिला टीचर, उनकी फॉलोअर थी, उसने स्वामी जी को एक चिट्ठी लिखी जी। कि स्वामी जी मेरे पास सब कुछ है, हम्म। मैं अध्यापक के तौर पे बहुत मशहूर हूँ, सोशल काम करती हूँ, मेरे पास पैसा है, उस जमाने में मेरे पास वो सारे साधन हैं जो होने चाहिए, जी। फिर भी मैं कहीं न कहीं से अपने आप को कुछ कमी महसूस करती हूँ अपने आप में, हम्म। तो मैं इसलिए बेचैन सी रहती हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, जबकि उसके पास सब कुछ था। जी। तो स्वामी जी ने उसको रिप्लाई दिया, आपके पास जो है ना वो आप लोगों को बांटना शुरू करिए। अच्छा। आपके पास नॉलेज है तो आप लोगों को नॉलेज देना शुरू कीजिए जिनके पास नॉलेज की कमी है। हम्म। मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि आप पैसा बांटना शुरू कीजिए, लेकिन पैसे की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है, आप वो लोगों को गाइड करना शुरू कीजिए। आप अपनी सोशल सर्विस जो आज आप कर रही हैं, उस सोशल एक्टिविटीज़ को और बढ़ा दीजिए। आप अपने आप को खाली कर दीजिए रोज़, तो रोज़ उसमें कुछ न कुछ नया भरेगा और आप व्यस्त हो जाएंगी। इतनी व्यस्त होते हुए भी आप इतनी व्यस्त हो जाओगी कि आपके मन में जो कहीं न कहीं कमी महसूस होती है ना, वो होगी नहीं। क्यों? क्योंकि आप डेली ऐसे ही लोगों से टकराओगे जिनमें बहुत सारी कमियां हैं, और आपके सानिध्य में आके वो लोग अपनी कमियों को दूर करेंगे तो आप कितने और बड़े लेवल पे चले जाओगे। तो होता ये है सर कि प्रसिद्ध जो लोग होते हैं या जो अपनी फील्ड में सक्सेस लोग होते हैं, वो हम उनका एक ही फोटो देखते हैं कि वो बहुत सक्सेस है। हम उस फोटो के पीछे अगर जाके देखें तो हमें पता चले सक्सेसफुल लोगों की जिंदगी में भी बहुत सारी कमियां होती हैं, खालीपन है। खालीपन होता है। तो उस खालीपन को दूर किया जा सकता है, उनको ये बताया जा सकता है कि सर यहाँ मान सम्मान मिलता है, यहाँ हजारों लोगों में पहचान होती है, और आपके जरिए आप ऐसे लोगों का भला कर सकते हैं जो जिंदगी में कभी सोच भी नहीं सकते कि वो पैसा कमाएंगे या वो साइकिल या बाइसिकल या बाइक या स्कूटर या कार तक का सफर करेंगे। अगर आप इस तरह की पर्सनालिटी जिनके पास सब कुछ है, अगर उनको आप बोलेंगे आप ये अपना नॉलेज लोगों को बताइए ताकि लोग भी उस लेवल पे आए जहां आप हैं, तो ये एक कारण से। तो उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि उनकी जिंदगी में किस चीज का अभाव है, और उस अभाव की पूर्ति डायरेक्ट सेलिंग से हो सकती है, वो उनको दिखाएंगे तो कनेक्ट हो जाएंगे। ज्यादातर सर लोग जो अपने फील्ड के जो टॉप में होते हैं, उनके पास एक तो समय की कमी होती है। कहते हैं ना कि सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है, उनको पता ही नहीं चलता। दूसरा, वो चाहे कितना भी प्रसिद्ध क्यों ना हो, उनका पड़ोसी भी नहीं जानता, तो उनको हम ये बता सकते हैं कि यहाँ आपका सोशल दायरा बढ़ जाता है। तो ये एक चीज है जो उनको अट्रैक्ट कर सकती है, क्योंकि और तो कमी है नहीं उनके पास किसी चीज की। जी, ग्रेट सर। टीम टीएनएम का प्रश्न है। जी। टीम टीएनएम यशपाल बुंदेला। ओके। लोग जुड़ तो जाते हैं, पैशन से काम नहीं करते। एक तो हालांकि हमने बातचीत की कि उनका वाई क्लियर करवाएं, और क्या कारण है जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये वजह है और उसका ये सॉल्यूशन है? सर उनको बेसिकली उनको शिक्षित करना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं लोग भेड़ चाल की तरह, आए मीटिंग में देखा वो स्टेज पे बोल रहा है मैंने इतना लाख कमाया उतना लाख कमाया, वो बस खाली वही सोचता है इसने इतना लाख कमाया और वो शुरू हो जाता है। उसको ये पता ही नहीं है कि जिसने लाख कमाया है वो उसका संघर्ष भी तो सुनो, उसके बारे में समझो। जमीन से उठकर जो आसमां की बुलंदी तक आया है, मत पूछो उससे क्या खोया क्या पाया है। राइट सर? तो उसको आप एक्टिविटीज में शामिल करो, उसको
बड़े बड़े सेमिनार में हैं, जूम मीटिंग्स में हैं, आजकल तो इतने सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं अवेलेबल, उस पर आप उनको ले जाओ, उसके अंदर एक पैशन लाओ कि जैसे मैं, आप उसको अगर वो 5-6 महीने से लगातार आपके संपर्क में है तो आप उसको बताओ देख 5 महीने पहले मेरी ये टीम साइज थी, आज मैं इस लेवल पे हूँ, देख 5 महीने पहले मेरा ये पेमेंट था, आज मैं इस लेवल पे हूँ, और ये देख मेरी कंपनी में ये लोग हैं जिन्होंने शुरू किया था, आज वो इस लेवल पे हैं। वो सारा डाटा आपके पास रहना चाहिए। वो डाटा आप उसको बार बार हैमरिंग करेंगे कि ये देख बदलाव तो हो रहा है भाई, तू ही नहीं है, बस थोड़ा सा इसको अंदर तू आग ले आएगा ना तो फिर तो तय है कि बवाल खड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से उसका पैशन थोड़ा सा जगाया जा सकता है, या बार बार हैमरिंग कर करके उसको थोड़ा सा आप जगाने की कोशिश कर सकते हैं। ग्रेट सर। अगला प्रश्न ले रहा हूँ सर, ये सुरेंद्र प्रताप सिंह का प्रश्न है, आप बॉलीवुड छोड़कर डायरेक्ट सेलिंग में क्यों आए? ओके, हालांकि हमने इस विषय में चर्चा की है, लेकिन एक बार मैंने रामानंद सागर साहब से पूछा जी कि सर ये जब श्री कृष्णा दोबारा टेलीकास्ट होगा तो क्या मुझे पैसा मिलेगा? तो उन्होंने कहा नहीं मिलेगा। मैंने कहा क्यों? बोले तुमने जब एक्टिंग की है तो तुमको जो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पैसा मिलना है वो मिल गया, अब जब ये टेलीकास्ट होगा तब तक मुझे मिलेगा, मैं प्रोड्यूसर हूं इसका। तो मैंने वो इंटरनेशनल कंपनी वाला वो डायलॉग ताजा सुना हुआ था, पैसिव इनकम। फिर मुझे एक ख्याल आया सर कि आज मैं एक्टिंग कर रहा हूं और अगर मैं इस दुनिया में नहीं रहूं तो क्या होगा, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपके नॉमिनी को जगह मिल जाती है। सर ये इतना इमोशनल और टचिंग पॉइंट है कि मैं आज जिस लेवल पे हूं, अगर भगवान न करे मैं बोलते बोलते भी ऐसे ही रह जाऊं तो सर मुझे पता है कि मेरी फैमिली सिक्योर है, और इस तरह की सिक्योरिटी हिंदुस्तान में किसी फील्ड में नहीं है सर जो नेटवर्क मार्केटिंग में है। तो मुझे दो बातों ने अट्रैक्ट किया नेटवर्क मार्केटिंग में। पहला, अगर हम नहीं है इस दुनिया में तो हमारा नॉमिनी सेफ है, पैसे की कमी नहीं होगी, और दूसरा आपको पैसिव इनकम आएगी, जो बार बार बोलते हैं, ये शब्द नहीं है सर, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी किताब है, ये पैसिव इनकम क्या है। तो ये है, और काम ना भी करो तो पैसा है, इतना खूबसूरत धंधा, इसके अलावा कहाँ है। कंप्लीट पैकेज अपने आप, कंप्लीट पैकेज है। और पिछले एपिसोड में हमने ये भी बातचीत की थी कि भाई दोनों जगह आपके फैंस थे जी, तो दोनों में क्या अंतर है, तो वो जी, भी आपने बताया कि फैंस भी अच्छे वाले मिलते हैं। जी बिल्कुल मिलते हैं, और दिल वाले, दिल मतलब वास्तव। ग्रेट सर। अंतिम प्रश्न ले रहा हूँ सर, ये जी। प्रश्न है RTS 4101 का। नई टीम के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाने के लिए हमें किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए? रिलेशनशिप पे बिजनेस है सर पूरा का पूरा, तो क्या खास चीजें ध्यान रखें ताकि रिलेशन मजबूत बने रहे? नया आदमी जो आपके साथ इस बिजनेस में आया ना सर, मेरी समझ में वो कच्ची मिट्टी है। उस कच्ची मिट्टी को आप जैसे आकार दोगे वो वैसा ही बन जाएगा, राइट। नया आदमी आपकी टीम में आया है तो सबसे पहले तो जो आर्थिक लेन देन आपका उसके साथ है ना, उसमें आप एकदम क्लीन रहो। लोग यही मार खा जाते हैं, बातें करते हैं लाखों की और 200-500 रुपए पे नीयत खराब कर लेते हैं। नहीं, आर्थिक लेन देन उसका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने गड़बड़ की तो नया वो सोचेगा यार ये तो 2000 पे इतना गड़बड़ है, अगर मैं आगे जाके कईयों का लगवा दूंगा तो ये तो मेरे घर पे चढ़ाई करवा देगा। हाँ, वैसे भी सर बीच में थोड़ा सा प्लीज आप कंटिन्यू कीजिएगा इसको। वैसे भी जो कार्डिनल रूल है डायरेक्ट सेलिंग, वो ये कहते हैं कि अपलाइन और डाउनलाइन में पैसे का लेन देन होना ही नहीं चाहिए, और अगर थोड़ा बहुत है तो वो जल्दी क्लियर होना चाहिए। वो ये बात आप कह रहे हैं। मुझे सर कई लोग बोलते हैं सर आपके अकाउंट में पैसा डाल दूं, मैं तुरंत बोलूं सॉरी भाई कंपनी के अकाउंट ना, मेरे अकाउंट में। तो नंबर 1 तो आप आर्थिक रूप से उसके साथ क्लियर रहिए, राइट। नंबर 2 आप उसको एजुकेट करिए, उसको बोलिए देख भाई बड़ा फील्ड है तो बिगिनिंग में तुझे समझना पड़ेगा क्या है, क्यों है, कैसे करना है। इसको एक साथ नहीं कर सकता तो धीरे धीरे लेकिन इसको कंटिन्यू तो करता रहे। कंटिन्यूस करता रहेगा तो तुझे लगेगा कि हाँ यार थोड़ा सा मामला बड़ा हो रहा है मेरा। तीसरा, नए आदमी को आपको खैर शिक्षित करना है, प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए, उसको प्लान का नॉलेज होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आते ही शुरू हो गए तू प्रोडक्ट ले और तू प्लान समझ और ये सब, वो भाग जाएगा। उसको धीरे धीरे उसको आपको समझाना है परिस्थितियों के हिसाब से। और सबसे बड़ी बात है सेमिनार्स उसको अटेंड करने के लिए बोलिए, अगर वो कंफर्टेबल है तो। मैंने कई नेटवर्कर लोगों को देखा है सर,
वो जिद पे उतर आते हैं, कैसे भी करके तुझे पहुंचना पड़ेगा। वो बेचारा इधर उधर से पैसा जुगाड़ करके वो पहुंचता है और वो कर नहीं पाता, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर नेगेटिव हो जाता है। और सर, पॉजिटिविटी को फैलने में टाइम लगता है, नेगेटिविटी को फैलने में टाइम नहीं लगता है। तो आप अगर कोई कंफर्टेबल नहीं है तो उसकी परिस्थिति को समझिए। और मेरा ऐसा मानना है सर, नया आदमी एक बच्चे की तरह है। जैसे हम अपने बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं, आपको उसके साथ में भी वही व्यवहार करना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में उम्र मायने नहीं रखती है। नेटवर्क मार्केटिंग में आपका नॉलेज मायने रखता है। आप अगर ऊपर के लेवल पे मतलब अपलाइन के रूप में है तो फिर आप हर किसी को बच्चे की तरह वैसा केयरिंग एटीट्यूड रखिए। यस, कई लोग ऐसे मिलेंगे आपको जी, तो उनको भगवान ने, अब ये कप अगर है तो ये अगर 200 ml का है सर, तो ये 200 ml का ही रहेगा। इस पे और ज्यादा पानी डालेंगे तो वो गिर जाएगा। लोग सोचते हैं इस कप को तोड़ ताड़ के इसको 1 लीटर का बना दे, वो संभव नहीं है। तो आप नई टीम को एक बच्चे की तरह ट्रीट कीजिए, उम्र कोई मायने नहीं रखती है। उसके साथ प्यार का व्यवहार रखिए। कई लोग डांटने लगते हैं, तो डांटना भी नहीं, ठीक है, डांटना वो अलग चीज है, लेकिन कई लोग तो, मैं माफी चाहूंगा, मैंने देखा है कई नेटवर्क लोग वो ऐसे उधेड़ देते हैं उसको। ऐसा नहीं भाई, वो नया नया बहुत उम्मीदें लेके आए, वो सपने लेके आए। वो जितना कंफर्टेबल रहेगा उतना ही अच्छा काम करेगा। बस एक छोटी सी बात कहूंगा सर, कई मोटिवेटर स्पीकर्स ने कहा है, कई लीडर्स ने कहा, नेटवर्क मार्केटिंग एक साइकिल चलाने के जैसा है। बिगिनिंग में 2-3 दोस्त होते, कहते बैठ हम पकड़े हुए हैं, हाँ वो डरता है, देख ले पकड़ रखना, अरे बिल्कुल तू टेंशन देख भाई मैं गिरने, अरे नहीं गिरेगा भाई। वो बैठता है, हाँ मार पैडल, वो उसको जोश दिलाते हैं। आप विजुअलाइज करते जाइए, नेटवर्क मार्केटिंग में सेम ऐसा ही होता है सर। फिर वो 2-5-10 दिन के बाद, अरे 2 पैडल मारे मैंने, हाँ हमने कहा था ना हम पकड़े हुए हैं। फिर वो दोस्त इतने करीबी होते हैं कि एक दिन वो कहते हैं, अरे तू मार पैडल, देख बैलेंस बन गया है तेरा, पैडल मार रहा है तू, और वो छोड़ देते हैं। हाँ हम पकड़े हुए हैं, छोड़ देते हैं। हमने पकड़ रखा है, वो 10-20 मीटर जाके डिसबैलेंस होके गिरता है, तब वो उठता है, झाड़ता है और गाली भी देता है उनको। लेकिन तब दोस्त लोग, अगर उसके ट्रू दोस्त है, तो वो कहेंगे देख अगर छोड़ा नहीं होता ना तो ये 20 मीटर का फासला तय नहीं किया होता। वही नेटवर्क मार्केटिंग में आपको नई पीढ़ी को सिखाना है तो उनको आपको काम करना सिखाना पड़ेगा, उन पे जिम्मेदारियां देनी पड़ेगी। उनको जिम्मेदारियां धीरे धीरे देते जाइए, एक दिन वो साइकिल की तरह चलाना सीख जाएंगे, इंडिपेंडेंट बन जाएंगे और आपके उस रिश्ते की कदर भी करेंगे। दैट्स ग्रेट शर्मा जी, आपके पास में बहुत शानदार अनुभव है, नॉलेज है, प्रैक्टिकली जिंदगी का तजुर्बा है, पर्दे का तजुर्बा है और मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी है आप। और ये इंडस्ट्री का सौभाग्य है कि आप जैसे शानदार लोग इस बिजनेस का हिस्सा बन रहे हैं। मैंने सतीश पंडित जी के साथ में बड़ा क्लोजली काम किया, बहुत शानदार पर्सन थे जी। दुर्भाग्य से वो 2005 में इस दुनिया को छोड़ के चले गए जी। तो वो अक्सर कहते थे कि मेरे जैसे अच्छे लोग तो इस इंडस्ट्री में आना शुरू हुए आए, क्या बात। और वो कहते थे कि पता नहीं कैसे कैसे लोग आएंगे, तो आप जैसे लोग भी आना स्टार्ट हुए हैं जी, तो अभी तो बहुत आगे जाना है। हम सब लोगों ने मिलकर इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे सर। यस, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और हमारे यहाँ पे कोई भी व्यक्ति अगर एक बार आ जाता है जी, तो फिर वो हमारा होके रह जाता है। हम उसको इतनी जिम्मेवारियां देते हैं प्यार के साथ में, तो मिलके इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर आपका बहुत बहुत आभार, जितना आपने इस समय निकाला, और मिलते रहेंगे सर। यस सर, डेफिनेट, थैंक यू। सो ये थे जेपी शर्मा, जाना पहचाना नाम, बॉलीवुड में बहुत सारे सीरियल किए और अभी डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बड़ा नाम है। और इस प्रकार के तमाम बड़े लोगों से अगर आपको मिलना है तो एक और मौका है आपके पास में, और वो मौका है फ्रेंड्स मीट 2024, 10 फरवरी 2023 दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में। सभी दिग्गज इकट्ठा होते हैं साल में एक बार। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए रजिस्ट्रेशन करवाइए और बड़े विज़न के साथ में डायरेक्ट सेलिंग को शुरू कीजिए। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।